में तो सूर्य पश्चिम की ओर चला जाता है तो अंधेरा होता है, तो 12 घंटे के लिए सावधान होना पड़ता है और दिया जलाने की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर तो मोमबत्ती चलती है। मोमबत्ती जानते हो? हाँ, वहां पर घी नहीं है, इसलिए आरती नहीं उतरती। नहीं समझे? ये सारे यही के हैं। वहां पर तो बटर चलता, बटर। नहीं समझे? यहाँ पर बटर के बाद और होता है, क्या होता है बोलो? घी। घी का क्या होता है? घृत होता है और वह दुग्ध सार माना जाता है। और विदेश में वो होता नहीं, तो बटर को ही चुपड़ करके ब्रेड वगैरह आप लोगों को खिलाया जाता है। कब बनता है, कहाँ के बनता है पता नहीं, वो तामसी चीज है या शुद्ध घी है। घी समाप्त, वहां पर घी नहीं, घी का दीपक नहीं, कुछ भी नहीं। और वहां पर जाना चाहते हो, आपकी इच्छा। इस प्रकार बहुत सारी चीजें ग्रहण विद्या यहाँ पर 1000 वर्ष के बाद में भी सौर मंडल में ग्रहण लगेगा। खग्रास, एक ग्रास के साथ वो बहुत एक बिंदु के साथ बता देता है, किंतु वो सुन करके विस्मय में पड़ गए। और जब इसकी गणित बता दी गई तो आश्चर्य करके कहने लगे, हमें भी सिखाओ। यहाँ के लोग करके सीख करके गए हैं। और विज्ञान यदि है तो पश्चिम में आओ। सूर्य उगता है फिर पश्चिम में जाता है। केवल सनसेट और सनराइज को आप देखते हो, लेकिन जब सन तपता है फिर देख लो क्या होता है, अनाज पकता है। नहीं समझे? यदि अनाज को पकाना है तो राइस को छोड़ दो, सेट को भी छोड़ दो, और 12 बजे देखो सूर्य को केली क्षमता है तो देख लो, तभी आपके यहाँ धान पकेगा और ये काया बची रहेगी। इसलिए आपको बाल भानु का ही मात्र परिचय है। नहीं समझे? प्रौढ़ भानु का नहीं। प्रौढ़ जानते हो किसको बोलते हैं? प्रौढ़ नहीं, संस्कृत पढ़ो तो मालूम पड़े। प्रौढ़ बहुत चमत्कार है इसमें। प्र धन ऊढ़, ऊढ़, ऊढ़ी, इस प्रकार नपुंसक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इत्यादि में लगाया जाता है। क्या बना है? अ के सामने ऊ आ जाए, अ का वो होता है, फिर इसके उपरांत आगे का लुप्त हो जाता है। ये होता तो प्रौढ़ बनता। प्रौढ़, प्रौढ़ नहीं बनेगा। व्याकरण का दूसरा और सूत्र लगता है, तब कहीं जाकर के पांडित्य प्राप्त होता है, जो प्रौढ़ वक्तव्य है माना जाता है। ये कातंत्र रूपमाला में हमने सुनी थी, पढ़ी थी, आपके सामने रख दिया। संस्कृत को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि भारत की क्या दशा थी। इसलिए एक हाइकू हम दे देते हैं, उसको आप अच्छे ढंग से लिख लेना है, याद करना है। तुम तो तू ही भूल गए थे, ये याद रखोगे ना। अब देखो क्या कहते हैं, पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो। पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो। फिर क्या होगा? पीछे रहोगी। देखो रहोगी इसलिए कहा, अब छात्रा बेटे इसलिए तो हमने कह दिया। नहीं समझे? बच्चे होते तो पीछे रहोगे ऐसा कहूंगा, क्योंकि गागेगी। हमें जब सिखाया गया था हिंदी, कैसे भविष्य क्या है, तो कुछ नहीं, वही क्रियावत रहता है, जिसके पीछे गागेगी लगेगा वो भविष्य का है।
नहीं समझे? था थे थी, ये अतीत का होगा पास्ट टेंस। और बोल रहा है हाँ, ये लगेगा आपको वर्तमान टेंस प्रेजेंट, ऐसा ना? ये बात है। इस प्रकार गागेगी थाटे थी है हूँ, इसके माध्यम से हमने हिंदी सीखी थी। उस समय आप लोग हंसते होंगे। हाँ, अब वो अभी बता दे, अभी बता दे। अच्छा, इसको तो हाइकू की थोड़ी सी व्याख्या तो कर लो। पीछे भी देखो, यानी इतिहास को पढ़ो। आपकी दशा इसलिए ऐसी हो गई है, इतिहास को आपसे बिल्कुल वंचित रखा गया है। इतिहास पढ़ोगे निश्चित रूप से उस ओर नहीं जाओगे, कितना भी लोभ दिया जाएगा तो नहीं जाओगे, क्योंकि अपने पूर्वजों के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो अवश्य बहुमान हो उठता है। आप लोगों को जो कुछ भी इतिहास दिया जा रहा है वो नहीं के बराबर। जो कुछ भी है विदेश का ही रहता है, भारत का उसमें कोई भी नहीं रखा गया। और इस प्रकार प्रशासन में पास होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, इसी के माध्यम से करते हैं और चले जाते हैं। उनके सामने जब ये रखा 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान इसको पढ़ेंगे तो कोई भी इंजीनियर करने वाला बच्चा कहेगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कोई माने या न माने, हमें यह अंधकार में रखा जा रहा है। इसलिए आप पढ़ो कि पीछे भी देखो, इसका अर्थ है पिछलक्कों न बनो। किसके पीछे भाग रहे हो? विदेशों के पीछे, है ना? हमारा उद्धार तो इसके पीछे लगने से। पीछे लगता कौन? सिंह कभी भी पीछे नहीं आता, सामने आता है। और कुत्ता है पिछलग्गू होता है। अरे स्वाभिमान से देखो, क्या है ये? वहीं की विद्या, वहीं की भाषा, वहीं की लेखनी, वहीं का साहित्य, वहीं का खान पीन, वहीं का सब कुछ। ध्यान रखो। एक और बात कहना चाहता हूं, जो आज बच्चे हैं कैसे पहनाव से आते हैं नहीं समझे? ज्योतिष शास्त्र फेल हो गया उनके यहाँ। कैसे पहनाव पहन करके आए और नीचे देखता हूं फटा हुआ है, थोड़े से ऊपर देखता हूं ठिगला लगा हुआ है। ठिगला जानते हो? बंद लगाते हैं, नहीं समझे? वह अलग रंग का है बंद, नहीं समझे? और फटा है, उसको कृत्रिम फाड़ दिया गया है, नहीं समझे? जब हम छोटे थे उस समय फटा हुआ देखते हैं, हम नहीं जाएंगे विद्यालय। क्यों? फटा हुआ जानते हो, शर्म आती है। अब बच्चे फटे 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 फटे, कोई भी उसका अंग ठीक नहीं है। तो यह निमित्त ज्ञान में कहा गया है, यह अपशकुन है। छिन्न नाम का निमित्त आता है। पत्र भी आया है, उसको पत्र पढ़ते समय यदि मानो पत्र कहीं कोने में टूटा हुआ फटा हुआ है निकला तो उसके भविष्य उसके ऊपर निर्धारित है। तुम्हारे फटे फटे देख करके हमें ऐसा लगता है तुम्हारी जिंदगी के बारे में हम अखंडता का अनुभव ही नहीं कर पा रहे। समझ में आ गया? यहाँ जैसा देश वैसा ही वेश। अब हैट पहन करके नहीं आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखो, है उतार दो। हाँ, अंग्रेज नहीं, इंडिया नहीं, हाँ भारत। हाँ, गौरव की बात करो। हाँ, हम भारतीय है। अच्छा, भारतीय बनना बहुत कठिन होता है। भारत को
ये पत्ते लग जाते हैं तो भारतीय होता है। नहीं समझे? तो अब सुनो, इन लोगों की बात आ गई, भारत की बात आ गई ना। सुनो क्या है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है। क्या है ये? बाड़ी, खेत मन जानते हो, खेती बाड़ी का अर्थ किसानियत, और खेत की बाड़ी मतलब खेत की रक्षा है। क्या है? भारत की मर्यादा। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा, और शिक्षा साड़ी है। हमने एक हफ्ते पूर्व में ये लोग प्रतिभाशाली वाले आए थे, ये इसलिए दिया था आप लोगों को, ये सुनाए होंगे। आप यदि इसको सुनते हैं और ये कुछ बता देते हो, अवश्य यहाँ पर कोई न कोई भाग उसका तैयार होता है। ये शिक्षा क्या है? साड़ी है। शिक्षा क्या वस्तु है, ये इसका रहस्य इसमें छुपा हुआ है। साड़ी कहने से कहां से आई, किसने बनाया, इसका मूल्य क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसके क्या क्या लगे हैं, कच्चा माल कहां से आया, उसको किसने पैदा किया। अब बताओ, साड़ी बनी है तो किस रुई की तो बनी हुई है, कपास से। कपास कहां से आता है? पेड़ से। पेड़ कहाँ लगाया जाता है? हाँ, कौन लगाता है? किसान। आप लोगों ने? हाँ हाँ, तो किसान लगाता है। तो किसान जब लगाता है तो उस पेड़ से वह कपास उगता है, फिर उसको सूत निकाल करके उसके द्वारा साड़ी बनती है। अब इस साड़ी के बारे में जितने भी आप अध्ययन करोगे, इसी का नाम शिक्षा है। समझे? तो केवल इसको बनाया तो है ही नहीं, कोई पता है ही नहीं, केवल ग्रंथ पढ़ करके लिख करके साड़ी के बारे में बोलने लगे, ये नहीं। इसलिए आपकी शिक्षा क्या है? साड़ी है। मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म चाहिए अपने को। उसका अर्थ ये हुआ, वस्तु का उत्पादन होता है, तो वस्तु का उत्पादन होने के उपरांत उसका मूल्य निर्धारित होता है। तो पहनाव आवश्यक है। सर्दी, गर्मी आदि आदि से बचने के लिए आप लोगों को अनिवार्य है। तो शिक्षा साड़ी है, और शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है। विदेशी शिक्षा नीति में साड़ी बनाने की प्रक्रिया तो है ही नहीं, आपको कोई बना करके दे नहीं रहा है। और जैसे बनती है, कैसी बनती है बताओ? ऐसे बना करके आते हैं, जो पैंट पहन करके आते हैं, तो पहले तो हम देखते थे पजामा वगैरह, नहीं समझे, पैंट वगैरह। अब न ही वह पैंट एडी तक है, और न ही वह पैंट घुटने तक है, नहीं समझे। ये दोनों के बीच में आ जाती है। वो उसको हम समझते हैं, रेल स्टेशन वगैरह जो रहते हैं ना, बस उसके ऊपर जो कुली घूमते हैं, कुली घूमते हैं, उसी लच्छे लगते हैं। और हंसी की बात तो ये है, छोटे बच्चे पे तो ठीक है, 80 साल के बूढ़े बाबा भी उसी को पहनते हैं। और यहाँ तक देखिए, घर में पहने तो फिर भी ठीक है, वो पहले हमारे यहाँ रविवार के दिन प्रवचन सुनते हैं। क्या हो गया भारत को, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पागलपन क्यों हुआ? तो ऐसा ही होता धीरे धीरे, खान पीन रहन सहन इत्यादि। इसलिए शिक्षा और कोई वस्तु नहीं है। अब वह साड़ी
साड़ी काय के लिए? मर्यादा। भारत की ये मर्यादा है, शिक्षा साड़ी है और खेती बाड़ी है। ये दो के अलावा कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों में सब समाहित हो जाते हैं। वस्तुओं का आज उत्पादन तो बंद हो गया, जैसे आपने बताया ना, पूरी समाप्त कर दिया। हस्तशिल्प, शिक्षा, भाषा और उसकी आवश्यकता सब समाप्त हो गया। अब वह विदेशी मात्र रह गया है, क्या कहें। पहले एक आध रहे पेंट में या पजामा में या कुर्ते इत्यादि में 2 जेब होते थे, आज थैली लटक रहे हैं उसमें। नहीं समझे? कितनी जेब लगे क्या पता। एक जेब में 2 जेब, 2 जेब में 4 जेब, जेब में है। और उन जेब वाले जो ड्रेस पहन करके मंडी में जा करके साग सब्जी खरीद करके आते हैं। नहीं समझे? वो बागवान जैसे लगते हैं, खरीद करके आते हैं तो उन्हीं में से सब वनस्पतियां तरकारियां लटक रही। ये तो दशा हो गई। खान पीन रहन सहन सब समाप्त हो गया, मर्यादा समाप्त हो गए। इसीलिए बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका इलाज और कुछ नहीं है, हमें पीछे देखना है। हमारे गुरुओं ने जो शिक्षा दी है, औषधोपचार बताया, चिकित्सा बताई, ये सारे के सारे अनूठी है और विदेश के लिए भी एक पाठ देने योग्य है। किंतु आप लोग इसको अभी तक उपयोग में नहीं ला पाए। 70 वर्ष की आज़ादी के बाद में भी अभी आप लोग शिक्षा के अपेक्षा से, भाषा के अपेक्षा से, चिंतन के अपेक्षा से, एक बात और कह देता हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा। वह ये है, एक किताब पढ़ी थी और अच्छे विद्वान के द्वारा लिखी गई है। वो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, शीर्षक पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी माध्यम इसलिए रखा गया, भारतीय भाषा सारे समाप्त करने का और कोई विधि है ही नहीं। आप लोग नहीं समझ पाए, अच्छे नेता लोग भी नहीं समझ पाए और वह आज रो रहे हैं। उनका रोना अरण्य रोदन है, इसलिए कि वह जो यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हुए हैं, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने कहा था कि मैंने भी प्राथमिक अध्ययन मातृभाषा में ही किया है। जब उच्च अध्ययन करने की बात आई, उस समय इस ओर जाना पड़ा। आप लोग प्रथम कक्षा से ही प्रारंभ कर रहे हैं और इसका आग्रह भी करते हैं आप लोग, ये ठीक नहीं। इसके उपरांत भी उन्होंने ये लिखा है, यह भाषा के परिवर्तन के कारण ही देश का जो एक पहचान है वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि भाषा के साथ चिंतन चला जाता। इंग्लिश में आप चिंतन नहीं कर सकते। इंग्लिश पढ़ो, फिर हिंदी में और या मातृभाषा में अनुवाद करके फिर बाद में आप कहो। ये दशा हो गई है और ये पक्की बात है। उनका कहना है, जब विदेशी लोग भी इसको नहीं अपना रहे तो आपको क्यों अपनाना पड़ा। उसके पीछे एक ही मात्र आग्रह है, इंग्लिश के आप आदी हो गए और उसको मातृभाषा से भी ज्यादा दर्जा दिया गया है और उसके बिना ये मंत्र फूंक दिया गया, उसके बिना भारत की उन्नति आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक और जितने भी हैं उनका संभव नहीं है। यह आपको भ्रम में डाल दिया गया है। किसी ने कहा, एक IIT के खड़गपुर से निकले और उन्होंने स्नातकोत्तर अमेरिका में जाकर के IIT के जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उसमें 10-12 साल तक अनुभव लेकर के
फिर बाद में उन्हें समझा कि भारत को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ इसमें नहीं, ये भ्रमजाल है और आप भ्रम में पड़े हुए हो। हमारे कहने से आप नहीं मानेंगे। कलाम साहब कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम आद्य वक्तव्य जिसको बोलना चाहिए, राष्ट्रपति जब वक्तव्य देता है उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही थी। उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ये है भारत को अब विकासशील नहीं मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, आज तक किसी भी शासक ने नहीं कहा। भारत को अब विकासशील राष्ट्रों में अपने आप को गिनती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विकसित हो चुका है। यदि विकसित होने की पहचान है तो अमेरिका नहीं हो सकता उसका, और रूस नहीं हो सकता, उसका कोई आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी व्यक्तियों से हम किसी प्रकार से तुलना भारत की नहीं कर सकते। इसलिए जो जो आवश्यक था इतना विकास हो चुका है। यदि अनुसंधान करना चाहते हैं तो दूसरे को देख करके नहीं होता, लेकिन यह आज अनुसंधान की प्रणाली दूसरे को निर्देशक बना करके जो चल रही है, यह भारतीय अनुसंधान की रीति नहीं है, ये केवल उनका अंधानुकरण है। शोध कभी भी किसी के माध्यम से नहीं किया जाता, विषय रखा जाता है और उसको शोध किया जाता है उस पर, किंतु आज निर्देशक के बिना आप शोध नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कही है, यदि शोध करना है, एक फ्रांस के व्यक्ति ने कोई विषय चुना, उसको दिया गया इसमें आपको शोध लिखना है, तो हाँ मैं लिखूंगा। शोध करने से पूर्व में कहा गया तुम्हें यह इंग्लिश में लिखना है, तो कहता है ये अनुबंध क्यों कर रहे हो मुझे शोध करना है, विषय आपने दे दिया, मैं बिल्कुल अध्ययन करूंगा, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा में ही अनुसंधान करूंगा। ऐसे फ्रांस के उस शोधकर्ता ने लिखा। बार बार विरोध होता गया। विरोध क्यों करते हो आप? भाषा अलग वस्तु होती है, चिंतन मनन और मंथन आदि अलग वस्तु होती हैं। मैंने जिस भाषा में अध्ययन किया है उस भाषा में लिखूंगा तो और ज्यादा लिख सकूंगा, किंतु आप आग्रह कर रहे हो इंग्लिश के, इंग्लिश से आप बंद गए, मैं इसको स्वीकारूंगा नहीं। यह है विदेश की बात कही। इसी प्रकार अनुसंधान जहां कहीं भी हो रहे हैं, चीन में हो रहा है, रूस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, और जर्मन, जापान, इजराइल आदि आदि सब में हो रहे हैं, लेकिन वहां का शोध कभी भी दूसरी भाषा में नहीं होता, और आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। पिछलग्गू इसी को बोलते हैं। यहाँ पर भी एक सज्जन को कहा गया कि विदेशी नीति के बारे में आपको शोध करना है, अनुसंधान करना है, लिखना है, तो उसको तैयार कर दिया गया, मैं लिखूंगा। और क्योंकि यह विदेश की राजनीति के बारे में लिखना है, इसलिए वैश्विक यदि भाषा है तो इंग्लिश में ही इसको लिखना चाहिए। वह कहता है मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो हिंदी भाषा में ही लिखूंगा। वहां पर उस समय भाजपा आदि आदि सब लीडर भी बैठे थे। उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का। उसने बहुत आग्रह किया आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सब नहीं करो। मैं इंग्लिश जानता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, लिख सकता हूं, लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जिस भाषा में पढ़ी चिंतन भी उसी धारा के अनुसार मेरी होगी, इसलिए आप इसमें आग्रह न करिए, मैं तो लिखूंगा। और अंतुगत्वा भारतीय सारे शिक्षाविदों को इसके लिए उनको अनुमति देनी पड़ी, और वह वैदिक वेद प्रताप वैदिक अच्छे चिंतक मनन और लेखक है।
उन्होंने ये लिखा था। इस प्रकार कोई है हमें बताओ? कोई भी नहीं कहते आप लोगों में से हमें यही करना होगा, यही करना होगा। इसीलिए आपका विकास बहुत ही अंधेरे में है। भली लाइट लगा लो, जला लो दिन में, फिर भी वह काम में नहीं आएगा। जब लाइट, तभी लाइट काम में सही सही आ सकती है जब सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए यह सब भाषाएं दिन में लाइट की भांति काम कर रही हैं। शिक्षा भारत की मर्यादा है और खेती बाड़ी भारत की मर्यादा है। इसलिए दो के माध्यम से ये शिक्षा बाद में, और शिक्षा का जो विषय होता है वह हमारे लिए मान्य है। क्या है वो शिक्षा? साड़ी है। साड़ी में ले वस्तु का निर्माण करो। कभी भी अन्न का तो उत्पादन हो सकता है, सभी का उत्पादन हो सकता है, किंतु ध्यान रहे अर्थ का उत्पादन नहीं होता, नोटों का उत्पादन नहीं होता। इन्होंने बहुत धन बना लिया, आपका कहना है ये, मैं इसको नहीं मानता। धन तो वह होता है जो वस्तुगत होता है, ये वस्तु है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का मूल्य हो सकता है, लेकिन आपके जेब में नोट का बंडल है, उसका क्या मूल्य है हमें बता दो। उसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? मान लिया गया है वैकल्पिक रूप। काम चलाओ, काम चलाओ नहीं, काम का बनो, काम हंता भी। वही वासना का दास होना नहीं चाहता, किंतु मैं काम का बनना चाहता हूं। केवल काम चलाओ, काम मत करो। काम चलाओ ये किन प्रकार में होता है, और काम का बनूं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने 1 घंटे में सब लोगों को दिखाया, जो कुछ भी ताली भी बजवाया है, उनको कितना समझ में आ गया तो या तो आप जानो या तो वो जाने। हाँ, क्योंकि यह प्रतिभाशाली का कार्यक्रम था, अपने बच्चे वहां पर पढ़ती है, और चूंकि महाराज जी का भी मंच वहां पर है, तो फिर तो भीड़ तो ज्यादा आएगी। नहीं, हमें भीड़ के लिए नहीं, हमें भारत की रीढ़ को बहुत सीधे, बहुत कैसे सशक्त बनाना है, ताकि वह इतिहास में भुलाया गया है और वह मुख पृष्ठ पर आएगा और युगों युगों तक रहेगा इन्हीं भावनाओं के साथ।